गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज हम आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 68 क्या कहता है, मेरी बात सब सुनना। पता है, कई बार आपके ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेदर अ कंपनी कैन बाय बैक इट्स शेयर्स और नॉट। ठीक है, डिस्कस द प्रोविजंस, इस टाइप से एक क्वेश्चन आता है आपका। तो आपको ना सबसे पहले क्या लिखना है, एज पर सेक्शन 67 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 नो कंपनी कैन बाय बैक इट्स शेयर्स। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक नहीं कर सकती है एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68। ठीक है, तो याद रखना, कंपनी जनरल रूल तो ये है, कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक नहीं कर सकती है। हाउएवर इस रूल का एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है सेक्शन 68। क्या कहता है, ध्यान से सुनना। मुझे ना एक बार बताओ, आपने पब्लिक को शेयर्स इशू करे, आपने पब्लिक को शेयर्स क्या करे, इशू। अब आप पब्लिक से वो शेयर्स वापस से खरीदना चाहते हो। अच्छा, पब्लिक से वो शेयर्स आप खरीदोगे तो पब्लिक को पैसा भी देना पड़ेगा। अब मेन बात है, वो पैसा कंपनी के पास कहां से आएगा। तो सेक्शन 68 कहता है वो पैसा आपके पास कहां कहां से आ सकता है। 3 सोर्सेज हैं जहां से वो पैसा आ सकता है। पहला, फ्री रिजर्व्स, जैसे जनरल रिजर्व और पीएल को आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, बायबैक आप चाहो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी से भी कर सकते हो। सेक्शन 52 याद करना कंपनीज एक्ट का। सेक्शन 52 कहता है कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। अच्छा, और तीसरा, वो पैसा कहां से आएगा, फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, बी इट इक्विटी शेयर्स, बी इट प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहां पर देखना एक डिफरेंस है, और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। याद करो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सेक्शन 55। सेक्शन 55 साफ साफ कहता था कि प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम नहीं कर सकते आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। आपको सिर्फ शेयर्स ही इश्यू करने पड़ेंगे, जबकि यहां पर उसने एक बात क्लियर कर दी है, बायबैक के लिए आप शेयर्स भी इश्यू कर सकते हो और अदर स्पेसिफाइड विच आर स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटी स्पेसिफाई करी है आप उनको भी इश्यू कर सकते हो। तो मुझे बताओ, बायबैक के लिए कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा, 3 जगह से। फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकती है और फ्रेश इश्यू कर सकती है शेयर्स का या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का। अच्छा, अब बायबैक की कंडीशंस क्या है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आता है इस पे। पहला, बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब एक बात सुनना। अब पता है, बायबैक के लिए ना हमें एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अब रेजोल्यूशन या तो पास करोगे आप स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में, या आप पास करोगे बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में। दोनों में से एक आपको पास करना पड़ेगा। अब मेन बात है, स्पेशल कब करना है और बोर्ड रेजोल्यूशन कब करना है। पता है आपको स्पेशल रेजोल्यूशन कब करना है, या मैं चलो बोर्ड रेजोल्यूशन पहले बताऊं आपको। बोर्ड रेजोल्यूशन कब करना है, अगर आप बायबैक 10% तक करना चाहते हो, मतलब कितने तक का बायबैक करना चाहते हो, 10% तक का बायबैक करना चाहते हो, तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो। लेकिन अगर आप 25% तक का बायबैक करना चाहते हो तो आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बायबैक 10% तक करना चाहता हूं, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा बोर्ड मीटिंग में। लेकिन अगर आप 25% तक बायबैक करना चाहते हो तो आपका बोर्ड रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा। यानी पता है, शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो, अगर आप बायबैक 10% तक करना चाहते हो ना, तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल काफी है। लेकिन अगर आप 25% तक बायबैक करना चाहते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। यानी आपको कंसेंट किसका चाहिए, शेयर होल्डर्स का, और वो भी
3/4 मिनिमम। अच्छा, अब एक बात और सुनो, ये 10% किसका? पेड अप कैपिटल, जो भी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो याद रखना 10% किसका है? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का, और 25% भी पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम का। ठीक है। अच्छा, थर्ड शर्त, मैक्सिमम बायबैक इन अ फाइनेंशियल ईयर। याद रखना एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हो? 25% ही कर सकते हो, उससे ज्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक बात और सुनो, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू बी अकंपनीड बाय एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब मेरी बात सुनो, पता है एक बात याद रखना, जिस जनरल मीटिंग में आप स्पेशल रेजोल्यूशन बायबैक के लिए पास करना चाहते हो ना, आपको उस जनरल मीटिंग का शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ेगा? एक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। और नोटिस के साथ ना सॉरी, नोटिस के साथ आप एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करोगे। जनरल मीटिंग का जो नोटिस है, जिस जनरल मीटिंग में आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाले हो, उस नोटिस के साथ आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करनी पड़ेगी। क्या 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 चीजें लिखी होंगी? नेसेसिटी फॉर बायबैक, मतलब बायबैक की जरूरत क्या है, क्लास ऑफ सिक्योरिटी टू बी बॉट बैक, कौन सी सिक्योरिटीज आप बायबैक कर रहे हो, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, मतलब बायबैक कितने रुपए का होगा, और कितने समय में वो बायबैक का प्रोसीजर कंप्लीट होगा। तो ये चार चीजें आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। अच्छा, फिफ्थ आता है डेट इक्विटी रेशियो। मैं इसमें ना आपसे थोड़ा सा जरा डिस्कशन करना चाहता हूं, जरा सुनना मेरी बात, यहां पर देखना। देखो, पता है उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है बायबैक करने के बाद, बायबैक करने के बाद मतलब शेयर्स आपने बायबैक कर लिए, उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो, उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनता है? फॉर्मूला डेट डिवाइड बाय इक्विटी। उसने क्या कहा? उसने कहा शेयर्स बायबैक करने के बाद, सिक्योरिटीज बायबैक करने के बाद डेट इक्विटी रेशियो आइडियली 2:1 होना चाहिए। तो 2:1 इज इक्वल टू डेट डिवाइड बाय इक्विटी। यानी बताओ, आप कह सकते हो डेट शुड बी ट्वाइस ऑफ इक्विटी। तो बायबैक करने के बाद, या मैं थोड़ा सा ऐसे बोलूं कि इक्विटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेट। तो वो कह रहा है कि बायबैक करने के बाद जो इक्विटी है ना, वो आपके डेट की हाफ होनी चाहिए एटलीस्ट। दिस इज द आइडियल डेट इक्विटी रेशियो जो कंपनीज एक्ट ने स्पेसिफाई किया है। तो बताओ, बायबैक करने के बाद जो इक्विटी है ना, वो डेट की आधी होनी चाहिए एटलीस्ट। फिर गवर्नमेंट ने एक बात और कही, गवर्नमेंट ने कहा हाउएवर गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये डेट इक्विटी रेशियो जो 2:1 आइडियली, मेरे को दोबारा बताओ आइडियल डेट इक्विटी रेशियो क्या है? 2:1। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो इस डेट इक्विटी रेशियो को इंक्रीज भी कर सकती है। तो मुझे दोबारा बताओ, आइडियली इक्विटी कितनी होनी चाहिए बायबैक के बाद? इक्विटी आफ्टर बायबैक, उसने कहा बायबैक के बाद इक्विटी पता कितनी होनी चाहिए? आइडियली डेट का हाफ। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो इस रेशियो को और ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। ठीक है। अच्छा, एक दो बातें और, पता है जब हम वर्ड डेट बोलते हैं ना, तो डेट में लॉन्ग टर्म डेट भी आ जाता है और शॉर्ट टर्म डेट भी आ जाता है, सिक्योर्ड डेट भी आ जाता है, अनसिक्योर्ड डेट भी आ जाता है। क्या मतलब हुआ, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। उसने कहा डेट में लॉन्ग टर्म डेट भी आ जाता है, जैसे आपने बैंक से लोन लिया हुआ है,
या डिबेंचर्स, ये क्या हो गए, ये लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा, शॉर्ट टर्म डेट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब क्या हो गया, शॉर्ट टर्म डेट। तो डेट वर्ड में सब तरह का डेट आ जाएगा, अब चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म। अच्छा, कैसे पता चलता है कोई डेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? अगर कोई डेट 1 साल से ऊपर रीपे हो रहा है, मतलब किसी डेट का टेन्योर 1 साल से ऊपर है तो वो लॉन्ग टर्म है, और किसी डेट का टेन्योर अगर 1 साल से कम है तो वो शॉर्ट टर्म है। अच्छा, इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में क्या क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो उसने कहा बायबैक के बाद की जो इक्विटी है, बायबैक के बाद की जो इक्विटी है वो डेट का हाफ होनी चाहिए आइडियली। हाउएवर गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो इस रेशियो को इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब अगला क्या कह रहा है, कंडीशन। 5 कंडीशन हमारी हो गई। अब सुनो, 6th कंडीशन क्या है, सिक्योरिटीज टू बी बॉट बैक मस्ट बी फुली पेड अप। तो जो सिक्योरिटीज आप बाय बैक कर रहे हो वो फुली पेड अप होनी चाहिए, मतलब शेयर होल्डर्स ने, जिनसे आप बाय बैक कर रहे हो, शेयर होल्डर्स ने उन सिक्योरिटीज पे पूरा पैसा कंपनी को ऑलरेडी पे कर रखा है। अच्छा, पीरियड ऑफ ऑफर मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज। याद रखना, ये जो ऑफर है बायबैक का, ये मिनिमम 15 दिन के लिए ओपन रहेगा और मैक्सिमम 30 दिनों के लिए। यानी ये जो, या मैं थोड़ा सा ऐसे बोलूं, ओपनिंग ऑफ इशू, सुनो सुनो, ओपनिंग ऑफ इशू या ओपनिंग ऑफ ऑफर को, ऑफर का ओपनिंग और क्लोजर ऑफ ऑफर मिनिमम 15 डेज के लिए ऑफर ओपन रहेगा और मैक्सिमम 30 दिनों के लिए। तो ये जो ऑफर है बायबैक का, ये मिनिमम 15 दिनों के लिए ओपन रहेगा और मैक्सिमम 30 दिनों के लिए। हाउएवर अगर सारे मेंबर्स अग्री करते हैं तो पीरियड कैन बी लेस देन 15 डेज। ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो क्या कह रहा है, देखो। अच्छा, अब उसने कहा कंप्लीशन ऑफ बायबैक। याद रखना, ये जो बायबैक का पूरा प्रोसेस है, ये जो बायबैक का पूरा प्रोसेस है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन एज द केस में बी कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 साल के अंदर अंदर। मतलब जिस दिन आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है ना, उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको बायबैक कंप्लीट करना पड़ेगा, या जिस दिन बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा है उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको बायबैक कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये जो रेजोल्यूशन आपने पास करे थे ना, जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग में, इनकी वैलिडिटी 1 साल की है। अच्छा, बायबैक किससे करना है, बायबैक किससे कर सकते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से सीधे खरीद सकते हो, या आप मार्केट से बायबैक कर सकते हो, या आप इंप्लॉइज से बायबैक कर सकते हो। इंप्लॉइज से बायबैक कर सकते हो जिनको whom shares have been allotted, under employee stock option scheme। तो आपने अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स अलॉट करे थे ना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में, तो आप एम्प्लॉइज से शेयर्स को बायबैक कर सकते हो। तो मुझे बताओ किस किस से बायबैक कर सकते हो, सीधे शेयर होल्डर से खरीद लो या मार्केट से अपने शेयर्स बायबैक कर लो, या जिन इंप्लॉइज को आपने शेयर्स इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में इश्यू करे थे उनसे बायबैक कर लो। ठीक है। अच्छा, 10th डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। अब ये जरा मेरी एक छोटी सी बात सुनना, पता है क्या, कंपनीज एक्ट कहता है कि आपने अपने शेयर्स को क्या किया है, बायबैक किया है। बायबैक किया है इसका मतलब आपने जिनसे बायबैक किया है आपने उनको पैसा भी दिया होगा। ठीक है। तो कंपनी को, मेरी बात सुनो, कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी फिक्स करी गई है। क्या लायबिलिटी, कि भैया तुमने बायबैक करा तो पैसा दिया, तो प्रूफ करो, हमें एक डिक्लेरेशन दो कि पैसा देने की वजह से तुम्हारी सॉल्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा ना हो कि तुम अपने शेयर्स बायबैक करो, पैसा देना पड़े और पैसा देने की वजह से तुम्हारी कंपनी क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। हमें इस बात का
डिक्लेरेशन चाहिए कि भैया ये जो बायबैक तुमने करा है इसका इफेक्ट तुम्हारी लिक्विडिटी पोजीशन पे नहीं पड़ेगा, फाइनेंशियल पोजीशन पे तुम्हारा इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तुम्हारी कंपनी सॉल्वेंट रहेगी, कंपनी इनसॉल्वेंट नहीं हो जाएगी। ये बात का डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। तो क्या देना है? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना किसको? आरओसी को। अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी को भी देना पड़ेगा। पर्पस क्या है? कंपनी विल नॉट बी रेंडर्ड इंसॉल्वेंट विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। तो याद रखना, आपको आरओसी को ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि इस बायबैक की वजह से आपकी कंपनी आने वाले 1 साल में इंसॉल्वेंट नहीं होगी। मतलब इस बायबैक की वजह से कंपनी की सॉल्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 11th, एक्सटिंक्शन ऑफ शेयर्स विद इन 7 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक। ये भी सुनो, देखो ना, एक बात सुनो, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। देखो यहां पर, देखो यहां पर कंपनी है और पब्लिक है, यहां पर देखना। अच्छा, कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स इशू करे थे, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह पता है, कंपनी जब पब्लिक को शेयर्स इशू करती है तो कंपनी पब्लिक को शेयर सर्टिफिकेट्स भी देती है। कंपनी पब्लिक को शेयर सर्टिफिकेट्स भी देती है। अब सोचो, कंपनी ने पब्लिक से वो शेयर्स क्या कर लिए? बायबैक कर लिए। तो कंपनी ने पब्लिक से वो शेयर्स क्या कर लिए? बायबैक कर लिए। तो अब सुनो, आपने जब शेयर्स दिए थे तो पब्लिक को शेयर सर्टिफिकेट्स दिए थे। अब जब वही शेयर्स आप पब्लिक से बायबैक कर लोगे तो जरूरी है कि आप इन शेयर सर्टिफिकेट्स को फिजिकली क्या कर दो? डिस्ट्रॉय कर दो, नष्ट कर दो, इन्हें जला दो, फेंक दो, फाड़ दो। क्यों? इनका अब कोई रेलेवेंस नहीं है। तो आपने पब्लिक को जब शेयर्स दिए थे तो शेयर सर्टिफिकेट्स दिए थे उनको। अब जब पब्लिक से वही शेयर्स बायबैक कर लिए तो शेयर सर्टिफिकेट्स का रहना तो वाजिब नहीं है ना। तो कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी की लायबिलिटी है कि वो उन शेयर सर्टिफिकेट्स को अब फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दे, फाड़ दे, जला दे, फेंक दे। ठीक है? कितने दिनों के अंदर अंदर? बायबैक कंप्लीट होने के 7 दिनों के अंदर अंदर। चलो 12th पॉइंट, प्रोहिबिशन ऑन फर्दर बायबैक। याद रखना, कंपनी ने एक बार बायबैक कर लिया, अगले 1 साल तक कंपनी दोबारा से कोई बायबैक नहीं कर सकती। मतलब याद रखना, इसे हम कूलिंग पीरियड कहते हैं। कूलिंग पीरियड मतलब बायबैक कर लिया ना, अब 1 साल के लिए ठंडे होके बैठ जाओ। मतलब अगले 1 साल तक आप बायबैक नहीं कर सकते। 1 साल कहां से? क्लोजर ऑफ प्रीसीडिंग ऑफर ऑफ बायबैक। तो बायबैक का ऑफर जिस दिन क्लोज हुआ था ना, उससे 1 साल तक का आपका कूलिंग पीरियड है। कूलिंग पीरियड मतलब बायबैक कर लिया ना, अब 1 साल के लिए ठंडे होके बैठो, कूलिंग पीरियड। अच्छा 13th, प्रोहिबिशन ऑन फर्दर इशू। कंपनी शैल नॉट मेक फर्दर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज विद इन नेक्स्ट 6 months। याद रखना, जो सिक्योरिटीज आपने बायबैक करी है ना, ठीक है, अगले 6 महीनों के अंदर अंदर आप सेम सिक्योरिटीज का फर्दर इशू नहीं करोगे। एक्सेप्ट बोनस के फॉर्म में आप वो सिक्योरिटीज दे सकते हो, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत दे सकते हो, स्वेट इक्विटी शेयर्स के तौर पे दे सकते हो, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स इनटू शेयर्स आप कर सकते हो। तो मेरे को बताओ, मेरे को एक बार दोबारा बताओ, क्या कह रही है कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट कह रहा है जो सिक्योरिटीज आपने बायबैक करी हैं, अगले 6 महीने तक आप सेम सिक्योरिटीज फर्दर इशू नहीं करोगे। एक्सेप्ट बोनस के फॉर्म में आप उन सिक्योरिटीज का फर्दर इशू कर सकते हो, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत कर सकते हो, स्वेट इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में कर सकते हो, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स इनटू शेयर्स आप कर सकते हो। अच्छा, सेक्शन 68 कहता है हर कंपनी को जो बायबैक कर रही है उसे एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा बायबैक का, जिसमें वो लिखेगा सिक्योरिटीज बॉट बैक, कौन सी सिक्योरिटीज बॉट बैक करी है, पैसा कितना दिया है, डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सिक्योरिटीज, डेट ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, एनी अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये रजिस्टर हर कंपनी को अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। 15th, अदर कंप्लायंसेस। याद रखना, कंपनीज एक्ट की बात तो मान ली, अब जो लिस्टेड कंपनी है उसे और कौन से कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे? एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है उसको बात माननी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अच्छा, लास्ट पॉइंट आता है, आपको एक
बायबैक की रिटर्न भी फर्निश करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज। मतलब बायबैक कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको बायबैक की एक रिटर्न को आप कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में इंटीमेशन, आपको बायबैक की एक रिटर्न फर्निश करनी पड़ेगी। किसके पास? अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो आरओसी के पास, लिस्टेड कंपनी है तो आरओसी प्लस सेबी के पास। ठीक है, सेक्शन 68 आपका कंप्लीट हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, बाकी चलो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।